प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे। आज की जो हमारी ऑनलाइन क्लास है उसमें पाश्चात्य काव्य शास्त्र के संदर्भ में आज हम स्वच्छंदतावाद पर परिचर्चा करेंगे। ठीक है। स्वच्छंदतावाद एक तरह से अंग्रेजी शब्द रोमांटिसिज्म का हिंदी अनुवाद है। ठीक है। सन 1789 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति से उत्पन्न विचारों से स्वच्छंदतावाद का जन्म और हम ये कह सकते हैं कि उसकी पृष्ठभूमि तैयार हुई। ठीक है। यानी सन 1789 में जो फ्रांसीसी राज्य में जो क्रांति हुई थी उसी से ही स्वच्छंदतावाद का जन्म हुआ और उसकी पृष्ठभूमि तैयार हुई। फ्रांस की राज्य क्रांति के बाद यह शब्द विद्रोहात्मक प्रवृत्तियों का सूचक बन गया, क्योंकि फ्रांस में जो विद्रोह हुआ था यानी क्रांति हुई थी, तो ये जो स्वच्छंदतावाद का जो शब्द था, ठीक है, एक प्रकार से विद्रोही प्रवृत्तियों के रूप में इसको सूचक बन गया यानी जाना जाने लगा। ठीक है। अब स्वच्छंदतावाद का जो अर्थ है उसको हम थोड़ा सा देखें कि वास्तव में इसको विद्रोही प्रवृत्तियों का सूचक क्यों माना गया। तो ये नहीं है इसमें, लेकिन स्वच्छंदतावाद जो है उसका अर्थ पर एक बार हम परिचर्चा करेंगे कि काव्य की मुक्त एवं स्वच्छंद अभिव्यक्ति प्रणाली। ठीक है। काव्य की मुक्त यानी काव्य पर किसी की बंदिश ना हो, मुक्त हो वह, एवं स्वच्छंद अभिव्यक्ति प्रणाली। और कहता है कि उसमें जो कवि या लेखक जो अपनी अभिव्यक्ति कर रहा है वो भी पूर्ण स्वतंत्र रूप से स्वच्छंद रूप से होनी चाहिए उसमें। ठीक है। स्वच्छंदतावादी कवि कैसा होता है, ठीक है, थोड़ा सा ये देखेंगे। अभी तो हमने जाना कि स्वच्छंदतावाद का अर्थ क्या होता है कि काव्य की मुक्त एवं स्वच्छंद अभिव्यक्ति प्रणाली, यानी एक तरह से ये स्वच्छंदतावाद जो है वह स्वतंत्रता का समर्थन करता है। ठीक है। मनुष्य मात्र की स्वतंत्रता का क्या करता है, समर्थन करता है। तो स्वच्छंदतावादी कवि कैसा होता है? जो कवि संसार से दूर रहकर, ठीक है, जो कवि संसार से दूर रहकर आत्म आनंद में लीन रहता है, वह दुखवाद में घिरा होने पर भी दुख में भी सुख का अनुभव कर लेता है। उसमें व्यक्तिगता की प्रधानता होती है। वह नियमों और परंपराओं का उल्लंघन करके मुक्त भावनाओं में विचरण करना चाहता है। ठीक है, कि दुखी है, ठीक है, दुख बहुत है, लेकिन उसमें भी वह सुख का अनुभव कर लेता है। और कहता है उसका जो काव्य होता है उसमें व्यक्तिगता की प्रधानता होती है। ठीक है, उसमें नियमों और परंपराओं का उल्लंघन करके मुक्त भावनाओं का विचरण करने की भी क्षमता होती है। तो स्वच्छंदतावादी कवि कुछ इस प्रकार का होता है। अब हम देखते हैं कि स्वच्छंदतावाद की विद्वानों के द्वारा क्या क्या परिभाषाएं दी गई। पेटर के अनुसार सौंदर्य की अद्भुतता का समावेश, कि स्वच्छंदतावाद क्या है जिसमें सौंदर्य का अद्वितीय समावेश हो जाता है। वाट्स टंडन के अनुसार अद्वितीयता का पुनर्जागरण है ये, अर्थात कोई भी जो अद्भुतता है उसका पुनर्जागरण नाम दिया, यानी दोबारा से उसका जागरण हुआ है एक प्रकार से। हेंस, बियर्स और फ्लैक्स के अनुसार मध्यकाल का पुनर्जागरण माना जाता है स्वच्छंदतावाद को। ठीक है। और अपना मध्यकाल क्या माना जाता है? मध्यकाल भक्तिकाल और रीतिकाल को क्या माना जाता है? मध्यकाल। ठीक है। प्रोफेसर केजामाया के अनुसार स्वच्छंदतावाद आत्मा का विजय घोष है। ठीक है, कि व्यक्ति की आत्मा से का ये विजय घोष है तथा भावना प्रेरित कल्पना उसकी मूल प्रवृत्ति है। और कहता है जो उसकी भावनाएं हैं, ठीक है, भावना प्रेरित कल्पना, उसकी जो भावनाएं हैं वो कल्पना में समाविष्ट हो जाती हैं और वही उसकी मूल प्रवृत्ति है। C.S. बावरा के अनुसार कि कल्पना में नवीन तथा गहन विश्वास है, कि देखिए जो स्वच्छंदतावाद है उसमें कल्पना की प्रधानता रही है। ठीक है, तो कल्पना में नवीन तथा गहन विश्वास है इनका। एम्बर क्राम्बी के अनुसार बाहरी अनुभूतियों से पलायन तथा आंतरिक अनुभूतियों में केंद्रित होना। कहता है कि ये जो स्वच्छंदतावाद है वह बाहरी अनुभूति, बाहरी जो संवेदनाएं हैं उनसे पलायन करता है तथा आंतरिक अनुभूतियों पर केंद्रित होता है, यानी आंतरिक अनुभूतियों का इसमें अधिक वर्णन किया गया है। तो स्वच्छंदतावाद की हमने स्वच्छंदतावाद का जन्म कहाँ से हुआ ये देखा, स्वच्छंदतावाद का अर्थ क्या है, स्वच्छंदतावादी कवि कैसा होता है,
और उसके बाद स्वच्छंदतावाद की परिभाषाएं। तो आइए आप देखते हैं हम स्वच्छंदतावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या हैं। ठीक है, कि स्वच्छंदतावाद की सर्वमान्य परिभाषा, स्वच्छंदतावादी काव्यधारा वह काव्यधारा है जो प्राचीन सिद्धांतों की जकड़ से मुक्ति पाकर एक नवीन जीवन की प्रतिष्ठा करना चाहती है। यानी कोई भी जो प्राचीन रूढ़ी या परंपरा है या कोई सिद्धांत है उसकी जकड़ से मुक्ति पाकर एक नवीन जीवन की प्रतिष्ठा करना चाहती है, जो नियमों, सिद्धांतों और परंपराओं का उल्लंघन करे मुक्त भावनाओं की अभिव्यक्ति करती है। और कहता है किसी भी रूढ़ी, नियम, परंपरा जो हैं, कहता है उन सब का उल्लंघन करके वह मुक्त भावनाएं यानी स्वच्छंद भावनाओं की अभिव्यक्ति करना चाहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से स्वच्छंदतावाद की सर्वमान्य अर्थ या परिभाषा हम ये कह सकते हैं। तो इसकी जो पहली ही प्रवृत्ति है वो क्या है? परंपरागत नियमों का विरोध। स्वच्छंदतावाद का जन्म काव्यधारा नव्य शास्त्रवाद द्वारा स्थापित नियमों और सिद्धांतों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ है। ठीक है, नव्य शास्त्रवाद एक तरह से कला के संबंध में था ये, यदि आपने पढ़ा होगा तो ये क्या कहता है कि स्वच्छंदतावाद का जो जन्म है, स्वच्छंदतावाद का जन्म काव्यधारा नव्य शास्त्रवाद द्वारा स्थापित नियमों और सिद्धांतों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ है। इसके मूल में फ्रांसीसी राज्य का भी योगदान रहा है, क्योंकि फ्रांस में क्या हुई थी? राज्य क्रांति। स्वच्छंदतावादी कवि केवल और भौतिक शक्तियों के अत्याचार और अनाचार के ही विरुद्ध नहीं हैं, अपितु वे नीति, धर्म, साहित्य, परंपराओं और शास्त्रीय नियमों के भी विरुद्ध हैं। ठीक है, कहता है केवल अत्याचार और अनाचार के विरुद्ध नहीं है, अपितु नीति, धर्म, साहित्य, परंपराएं, नियम जो बना रखे हैं, कहता है ये लोग उन रूढ़ी परंपराओं और नियमों के भी विरुद्ध हैं। वर्ड्सवर्थ को स्वच्छंदतावादी काव्यधारा का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, जो वर्ड्सवर्थ हैं, जो हमने पीछे पढ़ा भी है वर्ड्सवर्थ को, तो कहता है इनको जो है स्वच्छंदतावादी काव्यधारा का प्रवर्तक माना जाता है। स्वच्छंदतावादी काव्य मनुष्य का काव्य है, उसमें अचेतन में पड़ी वासनाओं को क्रूरतापूर्वक दमित नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे कि हमने सिगमंड फ्रायड का मनोलैंगिक क्रियाओं का विकास देखा था, उसमें उससे पहले हमें सिगमंड फ्रायड का जो था सिद्धांत जो हमने पढ़ा, उसमें आपने देखा होगा कि कुछ चेतन, अचेतन और अर्धचेतन मन होते हैं। तो ये कहता है कि एक जो हमारा चेतन मन होता है उसमें जो हमारी वासनाएं हैं वो दमित रह जाती हैं, लेकिन यहाँ कहता है कि स्वच्छंदतावाद जो है वह काव्य ऐसा काव्य है जिसमें मनुष्य के अंदर अचेतन पड़ी हुई वासनाओं का भी क्रूरतापूर्वक दमन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आडंबर और कृत्रिमता से मुक्ति। जो भी स्वच्छंदतावादी कवि है, प्रत्येक प्रकार की कृत्रिमता से मुक्ति पाने की इन्होंने कोशिश की है। पहले भी हमने बताया है, किसी भी रूढ़ी, नियम या परंपरा को इन्होंने नहीं माना है। काव्य को कृत्रिमता से स्वाभाविकता की ओर इन्होंने संचरण करना चाहिए, ऐसा स्वच्छंदतावादी कवियों का विचार था। पुराने नियमों और सिद्धांतों की जंजीरों को मुक्त करके सहजता, सरलता तथा प्रकृति को अपनाने का इन्होंने आग्रह किया है। काव्य में जीवन का सहज एवं स्वाभाविक चित्रण होना चाहिए, यानी कोई बनावटीपन या कृत्रिमता नहीं होनी चाहिए, बल्कि काव्य में जो जनजीवन है यानी सामान्य जनजीवन का जो हम प्रयोग कर रहे हैं उसमें वो सहज और स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने कल्पना पर बल दिया। इन कवियों ने कल्पना को प्रेरणादायक तत्व माना है। ठीक है, कि किसी भी काव्य में जो कल्पना होती है वो प्रेरणादायक होती है। स्वच्छंदतावादी कवि यथार्थता से दूर कल्पना के सुंदर इंद्रिय जगत में विचरण करता है। ठीक है, यथार्थता से दूर यानी यथार्थ जो संसार है उससे वह दूर कल्पना के सुंदर इंद्रिय जगत में विचरण करता है। जो उसकी कल्पना एक ऐसे संसार का वर्णन कर रही है कल्पना के द्वारा, तो उसमें वो विचरण करना चाहता है। सभी रोमांटिक कवियों ने अपने काव्य में कल्पना को विशेष महत्व प्रदान किया है। ठीक है, कल्पना के पंखों पर सवार होकर कवि मानव मन की अतुल्य गहराइयों में उतर जाता है और कहता है कल्पना के पंख लगाकर ही एक कवि जो है वो साधारण मनुष्य के मन में उतर जाता है और उसके मन में जो भावनाएं हैं उनको वह उजागर करता है। इसी कल्पना के कारण कवि प्रकृति की ओर अधिक आकर्षित हुआ है और कहता है इसी कल्पना के प्रभाव से स्वच्छंदतावादी काव्य आकर्षक एवं मनोरम बन गया। इन्होंने स्थूल के लिए सूक्ष्म उपादानों का प्रयोग किया है, इसका काव्य अमूर्त और मापक बन गया है। मैथ्यू आर्नल्ड ने स्वच्छंदतावादी कवि शैली को
वह एक ऐसा देवदूत है। शैली को क्या कहा है? मैथ्यू आर्नल्ड ने, स्वच्छंदतावादी कवि जो रहे हैं शैली, उनके बारे में क्या कहा है? वह ऐसा देवदूत है जो अपने चमकीले पंखों को शून्य में फड़फड़ाता है, कि वह एक देवदूत की तरह जो उसके चमकीले पंख हैं उनको शून्य में फड़फड़ाता है। ठीक है। प्रकृति के प्रति प्रेम, यूं तो प्रकृति की सत्ता को सभी कवियों ने स्वीकार किया है और प्रत्येक युग में प्रत्येक कवि ने प्रकृति से प्रेरणा भी ली है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई भी काव्य जो है वो प्रकृति के बिना अधूरा ही माना जाता है, क्योंकि प्रकृति का सहारा लिए बिना कोई भी रचना पूर्ण हो ही नहीं सकती। और इसी प्रकार स्वच्छंदतावादी कवि प्रकृति के मुक्त आंगन में विचरण करता है। ठीक है। इन कवियों ने खुलकर प्रकृति का मानवीकरण किया और प्रकृति के विभिन्न रूपों द्वारा उसकी छटा का हृदयग्राही चित्रण किया है। कोलरिज के अनुसार महान कवि को उस मूलभूत तत्व की खोज करनी चाहिए जो प्रकृति और मानव के मन को एक सूत्र में बांधती है। यानी कहता है कि मनुष्य को एक महान जो कवि है उसको ऐसे मूल तत्व की खोज करनी चाहिए जिससे कि प्रकृति और मनुष्य के मन को एक सूत्र में बांधती है। वर्ड्सवर्थ ने तो प्रकृति को एक गुरु और दार्शनिक के रूप में देखा है, क्योंकि वर्ड्सवर्थ जो हैं उनका भी प्रकृति से बहुत अधिक लगाव रहा है। उनकी यदि हम पोइट्री की बुक्स हम पढ़ते हैं तो हमें स्वतः ही उससे पता लग जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सौंदर्य अनुभूति। स्वच्छंदतावादी काव्यधारा में सौंदर्य भावना का सर्वत्र प्रचार और प्रसार मिलता है। कविवर शैली ने तो समूचे संसार को ही सौंदर्य में माना है। कीट्स तो सौंदर्य को शाश्वत सत्य मानता है। ठीक है। ये जो हम आपको कोटेशन बता रहे हैं कि शैली, कीट्स, वाल्टर पेटर, ये जो सारे हैं नेट के लिए बहुत उपयोगी हैं आपके लिए। ठीक है। कि सौंदर्य अनुभूति के लिए विभिन्न विद्वानों ने अपने क्या क्या मत दिए हैं, या फिर यूँ भी आ सकता है कि शैली ने सौंदर्य के विषय में क्या कहा है। तो शैली ने समूचे संसार को ही सौंदर्य में माना है। कीट्स तो सौंदर्य को शाश्वत सत्य मानता है, और वाल्टर पेटर ने सौंदर्य और अद्भुत के संयोग से स्वच्छंदतावादी काव्यधारा का विकास हो पाया है, ऐसा उनका मानना था। नेक्स्ट है यथार्थ जगत से पलायन। वास्तविक जगत से ये जो कवि हैं ये पलायन करते हैं। कवि संसार की संकीर्णताओं, कठोरताओं, रूढ़िगत मान्यताओं से तंग आ चुके हैं। इस कारण से वो क्या करते हैं? वास्तविक जगत से पलायन करते हैं। कवि ऐसे स्वप्न लोक में विचरण करते हैं जहाँ संसार की बाधाएं इन्हें व्याकुल नहीं करती। कहता है कवि जो है वो अपने कल्पना के सहारे एक ऐसे स्वप्न लोक को तैयार करता है कल्पना के सहारे, और उसमें वह विचरण करता है, अर्थात रहना चाहता है जहाँ संसार की बाधाएं, कष्ट, मुसीबतें जो हैं, रूढ़ी परंपराएं, कठोरताएं, संकीर्णताएं जो हैं वो उन्हें व्याकुल ना करें। जगत से पलायन के कारण स्वच्छंदतावादी कवि अद्भुत और आश्चर्य के प्रति आग्रहशील है, इसीलिए इनकी कविता में रहस्यवाद और अतिमानवीय तत्वों का समावेश हो गया है। अब देखिए जो ये स्वच्छंदतावाद है ये बहुत कुछ छायावादी जो हमारा समय रहा, छायावाद, उससे मिलता जुलता सा है। यदि हम इनकी प्रवृत्तियों पर दृष्टिपात करेंगे तो हमें स्वतः ही पता चल जाता है कि जो स्वच्छंदतावाद है वो बहुत कुछ छायावाद के नज़दीक है, बहुत कुछ छायावाद के करीब है। स्व दुखानुभूति की भावना का वर्णन। स्वच्छंदतावादी कवि पर पीड़ा से द्रवित हो उठता है। वह दूसरों के कष्टों और कलेशों में स्वयं को समाविष्ट कर लेता है, यानी किसी भी व्यक्ति के दुख और कष्टों को देखकर उसे स्वयं उन दुख और कष्टों की अनुभूति होने लगती है। लोगों की वेदना व्यथा के कारण उसके मन में भी वेदना व्याप्त हो जाती है, यानी जब भी वह किसी दूसरे को दुख में देखता है तो स्वतः ही कहता है कवि के मन में भी वो वेदना और व्यथा उत्पन्न हो जाती है। ये कवि दुख में भी सुख का अनुभव करने लगते हैं। ठीक है। कि उन्हें चाहे स्वयं कितना भी दुख क्यों न हो, लेकिन उसमें भी वे सुख का अनुभव कर लेते हैं। स्वपीड़ा में भी इनको आनंद की अनुभूति होती है, और कहता है इनका दुख वास्तविक न होकर मात्र काल्पनिक होता है। स्वच्छंदतावाद में स्व दुख अनुभूति की अधिकता देखकर गेटे ने क्षुब्ध होकर कहा है कि स्वच्छंदतावाद रुग्ण है, बीमार है। अब प्रश्न यूँ भी आ सकता है कि गेटे ने स्वच्छंदतावाद की दुख अनुभूति की अधिकता को देखते हुए उन्होंने स्व यानी स्व माने अपनी स्व दुख अनुभूति को देखते हुए गेटे ने स्वच्छंदतावाद के विषय में क्या कहा है? क्या कहा है कि स्वच्छंदतावाद रुग्ण है,
रुग्ण का मतलब बीमार है, ठीक है। क्योंकि ये देखिए स्व दुख अनुभूति में छायावाद में कवि क्या लिखता है कि मैंने मैं शैली अपनाई, देखा एक दुखी निज भाई, दुख की छाया पड़ी हृदय पर झटुमड़ वेदनाई, ठीक है। छायावाद हमने आपको पढ़ाया भी है और छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां भी हमने आपको करवाई हैं। तो लगभग जो छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं वही हमारे स्वच्छंदतावाद की भी प्रवृत्तियां हम कह सकते हैं, लगभग वही सब कुछ इसमें भी कहा गया है। तो आप एक बार छायावाद को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद जब आप स्वच्छंदतावाद को पढ़ेंगे तो आपको स्वतः ही पता लग जाएगा कि स्वच्छंदतावाद की जो छाया है वो छायावाद पर हमें दिखाई देती है। लोक कल्याण की भावना, स्वच्छंदतावादी काव्य में व्यक्तिवाद की प्रधानता है, व्यक्तिवाद के साथ साथ रागात्मक जो तत्व है उसकी भी प्रधानता है और ये जो रागात्मकता निश्चय ही शिवत्व से संबंधित होती है। मनुष्य अपने मूल सत्य में शिव है, उसका लक्ष्य है उसी शिवत्व को पाना, ठीक है। गांव में आडंबरहीन सहज जीवन को अपनाने में सबका कल्याण हो सकता है। यानी छायावादी जो कवि है वो ऐसा मानता है कि गांव की जो प्रकृति है, गांव के जो लोग हैं, कहता है वो आडंबरहीन है, सहज जीवन जीते हैं, इसलिए वो सब अगर हम सब उसको अपना लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जो जीवन है वो कल्याणकारी या मंगलमय हो सकता है। स्वच्छंदतावादी कवि जन कल्याण की भावना को अधिक महत्व और प्रमुखता प्रदान करता है, ठीक है। स्वच्छंदतावादी कवि क्या करता है, जन कल्याण की भावना को अपनी कविता में प्रमुखता प्रदान करता है या महत्व देता है। नवीन अभिव्यंजना का शिल्प, स्वच्छंदतावादी कवियों ने शिल्प के क्षेत्र में पुरानी परंपराओं और रूढ़ियों को अस्वीकार किया है, ठीक है। विषय वस्तु के क्षेत्र में अभिजात्यवादी विषयों के स्थान पर सामान्य विषयों को प्रमुखता दी है। अभिजात्यवादी विषय क्या होते हैं, श्रेष्ठ विषय, ठीक है। अभिजात्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, ठीक है। तो उन्होंने कोई श्रेष्ठ या सर्वश्रेष्ठ विषय नहीं चुने बल्कि उन्होंने सामान्य विषयों को भी प्रमुखता प्रदान की है। कला पक्ष के इन कवियों ने शास्त्रवादी परंपराओं को नकार दिया है, ठीक है। शास्त्रवादी परंपराओं को इन्होंने नकारा है, अर्थात इन्होंने उनको स्वीकार नहीं किया है। काव्य में प्रतीक विधान, लाक्षणिक प्रयोग और व्यंजना के प्रयोग पर बल देते हैं। रूपक, बिंब, नाद, सौंदर्य, नवीन छंदों तथा नवीन उपमानों का भी इन्होंने प्रयोग किया है। स्वच्छंदतावादी कवियों के काव्य में अभिव्यंजना शिल्प को बहुत ही सजाया और संवारा गया है। अब हम एक बार दृष्टिपात करेंगे कि स्वच्छंदतावाद की सीमाएं और मूल्यांकन क्या है। यह न तो कोई राजनीतिक, ठीक है, यह न तो कोई राजनीति का कोई वाद है और न ही यह दर्शन शास्त्र का कोई सिद्धांत है। स्वच्छंदतावाद में कुछ भ्रमित धारणाएं फैलने लगी। विद्वानों का एक वर्ग तो यह मानने लगा कि स्वच्छंदतावाद का महत्व व्यवस्था, नियमों, सिद्धांतों, परंपराओं और रूढ़ियों का उल्लंघन करना है, ठीक है। वस्तुतः यह धारणा संकुचित और पूर्वाग्रह से ग्रसित है। संकुचित माने बहुत ही सीमित हो गई है ये। पूर्वाग्रह यानी पहले से ही जो किसी बात से पूर्वाग्रह से ही किसी बात को ये मान ले कि हाँ ऐसा ही है, किसी ने कह दिया और वही बात हमारे दिमाग में बिल्कुल फिट हो गई कि हाँ जैसा उन्होंने कहा है वैसा ही है। तो ऐसा लगता है कि यह धारणा संकुचित और पूर्वाग्रह से ग्रसित है। हमें यह मानकर चलना होगा कि बुद्धिवाद की अतिशयता से त्रस्त मानव के लिए स्वच्छंदतावाद ने एक नए लोक का आविष्कार किया था कि जहाँ बात आए बुद्धिवाद की, ठीक है, बुद्धिवाद की जहाँ अतिशयता आ जाती है कि जो भी काम करना है आपको बहुत सोच समझकर बुद्धि के हिसाब से ही करना है, लेकिन यहाँ पर जो मानव होता है ऐसा करने में बहुत ही त्रस्त हो जाता है क्योंकि कुछ भावनाएं ऐसी भी होती हैं जो मन से जुड़ी होती हैं और उनमें बुद्धि काम नहीं भी करती है। तो यहाँ पर जो है बुद्धिवाद की अतिशयता से त्रस्त होकर मानव के लिए स्वच्छंदतावाद के नए लोक का आविष्कार किया गया। मानव को सुखमय संसार दिया और उसे आशावादी बनाया। और ऐसा इनका मानना है, मूल्यांकन में इन्होंने देखा कि जो स्वच्छंदतावादी कवि है उसने मानव को सुखमय संसार प्रदान किया है और उसे आशावादी बनाया है, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारी जो ये स्वच्छंदतावाद का वीडियो है ये यहीं पर समाप्त होता है। मैंने समझती हूँ मैं कि आपने बहुत ही अच्छे से इसको समझा होगा और ये बहुत ही इजी है, आपको समझ भी आ गया होगा क्योंकि
पहले मैं छायावाद आपको पढ़ा चुकी हूँ और छायावाद का वीडियो भी आप तक पहुँच चुका है। तो यदि जो छायावाद को समझ चुका है उसको स्वच्छंदतावाद भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कोई भी किसी भी स्वच्छंदवाद से संबंधित कोई भी विषय में आपको यदि दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ भी सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगली नई क्लास में फिर हाजिर होंगे आपके समक्ष। तब तक के लिए बाय।